हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग जॉब्स के लिए, लाइक केवीएस, एनपीएस, यूपीटीजीटी और ढेर सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। तो उनके जो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जो भी मैथमेटिक्स का कोर्स होता है, जहाँ पे हम ये इस चैनल पे हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हम क्रैक कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को, और जो भी हमारा सिलेबस रहता है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को कवर करते हैं। तो अभी जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड कि दिस इज़ फॉर यूपीटीजीटी, जहाँ पे हम यूपीटीजीटी में जो भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और जो भी सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स जहाँ पे हम सिर्फ 50 डे प्रोग्राम्स में आई विल टेल यू व्हाट वी विल डू इन दीज 50 डेज, बट ये दिस इज़ अ 50 डे प्रोग्राम जिसमें हम 50 डेज में पूरा अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर साथ में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो ये जो 50 डेज प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कैसा रहेगा, किस डे पे कौन सा सेट हम क्वेश्चन सेट करेंगे, या किस डे पे हम कौन से लेक्चर्स लेंगे, किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को क्लिक करिए और आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा कि हम इस 50 डेज में क्या क्या करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, और यू कैन से दिस इज द डे 1 वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक सेट्स। सो सेट्स हम सारा पढ़ चुके हैं, जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो ये सारी चीज़ें पढ़ चुका है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, जहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रश करेंगे और हम आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास हम उसको डिस्कस करेंगे, बस उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, उसका नोटिस आ चुका है, बस डेट आ जाएगी। लास्ट ईयर भी डेट सितंबर में आई गई थी, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हो गए थे, तो होप सो ये एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। आई थिंक कि अगस्त और सितंबर के बीच में ये वाला एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और मन लगा के हमें तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछले साल जब यूपीटीजीटी आया था अगस्त में उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, और विद इन 2 मंथ्स उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया था। रिजल्ट देने के साथ ही साथ उन्होंने ज्वाइनिंग भी देना शुरू कर दिया है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विद इन अ ईयर आपको जॉब इन हैंड दे रही है। तो क्यों ना हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करें, क्योंकि दिस इज़ अ 1 डे एग्ज़ाम। So all we can do is this practice thing and cover up the syllabus. Now दूसरी बातें हम दूसरे वीडियोस में भी कर लेंगे। एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इस पर्टिकुलर जो स्लाइड है, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, दैट इज टोटली बेस्ड ओवर सेट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक सेट। सो दिस इज समथिंग called as set. So I'll just give me a second. So this thing is set, है ना? We already know what is set. So set is a well defined class or collection of objects. So अगर आपके पास कुछ objects हैं और उनको well defined collection आपने उसका बना लिया है, तो that is a set. Generally हम किसी भी चीज़ का set बना सकते हैं. It can be a set of balls, bats, fruits, फैमिली मेम्बर्स, एनीथिंग। बट जनरली जब हम सेट्स की बात करते हैं हमारे टीजीटी एग्जाम या मैथमेटिक्स में, तो हम सेट्स की बात करते हैं नंबर्स की। सो यू कैन सी कि आप सभी को पता होगा दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे अगर मैं n लिख दूँ, दिस रिप्रेजेंट्स दैट दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स, और यू कैन से दैट सेट विल कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स। हमें पता है कि कौन सा नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो दीज आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो अगर मैं इस कलेक्शन को मैं बोल दूं दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो इसमें क्या होगा, दिस इज अ वेल डिफाइंड। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा कि अब इसमें इसके अलावा इस जिस हिसाब से इस सेट को डिफाइन किया गया उसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी दूसरा नंबर नहीं होगा। क्या मैं इस सेट में 0 इंक्लूड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, हम इसमें 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और थ्रू द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर वी ऑलरेडी नो that the set contains only the numbers or only the positive integers, you can see. Now
अगर मैं बात करूं दूसरा सेट, जैसे कि हम लेते हैं एक सेट W रिप्रेजेंट्स होल नंबर, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस सेट विल कंटेन जीरो, है ना, बिकॉज होल नंबर में वी नो दैट इट इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव नंबर अलोंग विद जीरो, तो यहाँ पे जीरो भी है, 1 2 3 और सारे नंबर हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज सेट्स ऑफ नंबर। तो हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं, जैसे यू मस्ट बी हैविंग अ सेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दीज आर डिफरेंट सेट्स। हम इन्हीं सेट्स की बात करेंगे और इस पे कैसे ऑपरेशंस लगते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो सेट आर जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल ABC। दिस मीन्स सेट्स को हम जब भी डिनोट करते हैं तो वी जनरली यूज कैपिटल लेटर लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल R, कैपिटल Z, C, N, W, ऑल दैट स्टफ। सो रिप्रेजेंट हमें अल्फाबेट से ही करना है, बट जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। और उसके जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स मतलब क्या, जो सेट में जो भी सारी चीजें रहेंगी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था और यहाँ पे 0 1 2 3 था, तो दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ सेट। ये जो भी चीजें उसके अंदर हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट। उसको हम जनरली डिनोट करते हैं विद द स्मॉल अल्फाबेट। ABC पर्टिकुलर नहीं है कि ABC ही से हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट दिस मीन्स कि हमें स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज set and this is the denotation of set. Next thing is if A is the element of set A, अगर कोई मेरे पास set है A और उसके अंदर एक एलिमेंट है A, ठीक है, so this is one set। तो हम कैसे लिख सकते हैं, we can write A and this symbol, this is a symbol of belongs to, this is a symbol of belongs to। this means this A is contained in set A, or you can say this element A belongs to A, ठीक है। सो ये जो हमारे पास स्मॉल a है वो किस में कंटेन्ड है, दिस कैपिटल A सेट में, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सेट है, लेट्स अज्यूम दैट A इज B, C and D। सो यहाँ पे आपके पास एक सेट है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल A से, और उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, B है, C है, D है। अब आप यहाँ देख सकते हो A तो नहीं है, तो जब A नहीं है तो हाउ वी कैन राइट दिस थिंग एज A। यहाँ पे आपको सेम साइन लगाना है बिलोंग्स टू वाला, बट इसको आप जब क्रॉस कर देते हो दिस मीन्स A डजंट बिलोंग्स टू A, कैपिटल A। अब ये जो स्मॉल a है वो एलिमेंट नहीं है सेट A का। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। सो द नेक्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हमें अब देखना है कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेनोट तो हम A, B और C और ऐसे कैपिटल अल्फाबेट से कर सकते हैं, बट हमें इसका डेनोशन कैसे करना है वो हम देख चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट देखेंगे। जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ TGT और PGT मैथमेटिक्स टीचर। सो दिस वन इज रोस्टर मेथड and this is a set builder method। so how you can represent a set, there are two ways you can represent a set। so पहला है उसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड। so इसमें क्या होता है, a set is described by listing the elements separate by comma। so this is very much important। आप जब रोस्टर मेथड में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, आप वो एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हो जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, है ना। और क्या करना है, आप उसके बीच में कॉमास इंसर्ट करते हो विथ करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रेसेस और यू कैन से करली ब्रैकेट्स। दैट इज अ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मे बी डिस्क्राइब्ड एज AIOU। सो हमारे पास रोस्टर मेथड में अगर मुझे एक सेट रिप्रेजेंट करना है जिसमें सारे इंग्लिश के वोवेल्स होने चाहिए, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बाय मेकिंग दीज करली ब्रेसेस। मुझे जब भी रोस्टर मेथड में करना होगा तो मैं एक करली ब्रेसेस बनाऊंगा और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेटली लिस्ट आउट करना पड़ेगा विथ सेपरेटेड बाय कॉमास। तो पहला वोवेल होता है हमारे पास A, नेक्स्ट है E, नेक्स्ट है I, नेक्स्ट है O, नेक्स्ट है U। सो ये 5 वोवेल्स हैं और इसको मैंने अगर सेपरेटली लिस्ट कर दिया है, सो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड एज रोस्टर मेथड, ठीक है। सो इसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं। जनरली इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट पता है तो अच्छी बात है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेट बिल्डर मेथड। ये मेथड क्या होता है, इसमें हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सो अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ PX। इसमें जनरली हम सेट जब भी लिखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें लिख देते हैं
जो भी प्रॉपर्टी होती है उस सेट की उसको हम लिखते हैं, है ना, ठीक है। सो विच इज पजेस्ड बाय ऑल इट्स एलिमेंट एक्स, जो भी एलिमेंट होगा इस सेट में उसकी ये कुछ खास प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हम मेंशन कर देते हैं। इन सच केस वी राइट द सेट एज विद दीज कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस आपको यूज करने हैं, बट एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द सेट P इज 0 1 2 1 4 9 16, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेट है जिसको अभी तो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, इसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है, 1 है, 4 9 16। सो आप इसमें से इजीली देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एलिमेंट में कुछ खास चीज है। वो क्या खास चीज है, कुछ खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ओवर हियर आर स्क्वायर ऑफ अ integer, or you can say square of any natural number you can see है ना। तो यहाँ पे जो p है उस सेट में देखो 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने, ऐसे कर दिया। अब मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। p रिप्रेजेंट द सेट, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द कर्ली ब्रेसेस। नाउ वी विल राइट x स्क्वायर। अब इसमें जो भी एलिमेंट है वो पर्टिकुलरली क्या है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 0 1 4 9 16 ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब मैं जब यहाँ पे ये लाइन बना देता हूँ, समटाइम्स वी मेक अ लाइन और समटाइम्स वी राइट दिस डॉट्स ऑल्सो। आप कभी कभी देखोगे यहाँ डॉट्स बने हुए हैं, दिस रिप्रेजेंट सच दैट, है ना, और द एक्स होल्ड्स दैट प्रॉपर्टी। सो x जो भी हमारा एलिमेंट है वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वो कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। बट x क्या क्या हो सकते हैं, x बिलोंग्स टू z और इंटीजर्स, उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। x क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर तो आपने लिख दिया कि ये सारे एलिमेंट्स होंगे, बट x क्या है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव भी ले सकते हो ना आप। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे नेचुरल नंबर हैं या पॉजिटिव नंबर्स हैं उसी का स्क्वायर 149 होगा। अगर आप -2 लेते हो तो क्या होगा, -2 का भी तो स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। तो ये जो x है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया, जो x है हम क्या ले सकते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं ना। सो दीज आर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले हैं, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज अ टाइप ऑफ सेट्स, है ना। कितने टाइप के सेट्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। यहाँ तो 3 लिस्ट है अभी, इसके आगे भी नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन से सेट हो सकते हैं, तो जैसा नाम रहेगा वैसे ही सेट रहेगा ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये चीज़। तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है नल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, है ना। सो यहाँ पे जो भी नाम है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है। नल एम्प्टी वॉइड का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। सो अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हो आप, उसको एम्प्टी सेट कह सकते हो आप, उसको वॉइड सेट कह सकते हो, है ना। सो जनरली नल सेट यू कैन सी फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑल्सो, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। यहाँ पे क्या एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक भी एलिमेंट है तो वो नल सेट नहीं कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो 5 से किया जाता है, ठीक है। कभी भी किससे किया जाएगा, नल सेट का रिप्रेजेंटेशन 5 से किया जाएगा। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मेक द कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर कुछ मत लिख देना, इसके अंदर लिख दिया दैट मीन्स इट हैज सम एलिमेंट, है ना। तो अगर इसको आप खाली छोड़ते हो तो ये क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसमें एक भी एलिमेंट हो गया, एक भी एलिमेंट का मतलब अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक से ज्यादा नहीं, अभी एक ही एलिमेंट है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सिंगलटन सेट बोलूंगा। सिंगल मतलब वन, है ना। सो इफ इट कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट, अगर उसमें कोई भी एक एलिमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर एक है तो हम उसको क्या बोलने लगेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर है। नल सेट हम किसको कहेंगे, नल सेट हम कहेंगे जब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर एक एलिमेंट है, सिंगल एक एलिमेंट है, तो हम किसका क्या कहेंगे, उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। देखो नाम से ही सिंपल है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सो नाम से क्लियर हो रहा है, अगर सारे जितने भी एलिमेंट हैं किसी सेट में उसको आप काउंट कर सकते हो और वो फाइनाइट सेट है,
ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको आप क्या बोलोगे, फाइनाइट सेट बोलोगे, अगर नहीं है तो इनफाइनाइट बोलोगे, सिंपल। अ सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट डेफिनेटली कम्स टू एन एंड, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप काउंट करते जाते हो या लिस्ट करते जाते हो उसके एलिमेंट्स और वो एक जगह जाके खत्म हो जाती है लिस्टिंग, दैट मीन्स दैट वुड बी अ फाइनाइट सेट, उसको आप फाइनाइट सेट बोलोगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है सो दिस विल बी इनफाइनाइट सेट, सिंपल है। नेक्स्ट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट, ये जो आई एफ एफ लिखा है, दिस मीन्स इफ एंड ओनली इफ, का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन होनी ही चाहिए तभी, है ना। सो कोई सेट इक्वल सेट्स कब कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देख, अब दो तरह के डिफरेंट सेट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए एक सेट है मेरे पास ए और एक सेट है बी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 4 एंड लेट्स अज्यूम 6, ये 4 एलिमेंट्स हैं। जो मेरा दूसरा सेट है उसमें है 1 2 4 एंड 7। तो अब आप देख सकते हो द नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, सेट ए में द नंबर ऑफ एलिमेंट आर 4 एंड सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आर ऑल्सो 4। बट क्या सारे एलिमेंट सेम हैं? जो एलिमेंट्स बी में हैं वो एलिमेंट्स सेट ए में हैं और जो एलिमेंट ए में है वो बी में है नहीं, क्योंकि देखो ए है, ए और बी में 1 है, 2 है, 4 है, बट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेट ए में 6 है, सेट बी में 7 है। सो एलिमेंट चेंज हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट एलिमेंट तो चेंज हो गया। सो दिस विल बी नॉट इक्वल सेट, है ना। इसके लिए हमें जो इक्वल सेट होना चाहिए, इक्वल सेट के लिए कैसा होना चाहिए, जो सारे एलिमेंट्स, अगर ए है, ए कैपिटल ए सेट में मेरे पास 1 3 5 है, तो जो अगर सेट बी है उसमें भी क्या होने चाहिए, 1 3 5 होने चाहिए, तभी मैं क्या बोल पाऊंगा, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। और यू कैन रिप्रेजेंट इट एज इफ x belongs to a implies x belongs to b and implied by x belongs to a। इसका मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट x में है, जो एलिमेंट a में है वो b में भी होना चाहिए और जो एलिमेंट b में है वो a में भी होना चाहिए, है ना। सो दिस थिंग इज सिंपल, इक्वल सेट सिंपल रखना। एलिमेंट्स अगर सारे सेम हैं, सेम के साथ साथ कैसे होना चाहिए, इक्वल नंबर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक एलिमेंट कम है, बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ अब हमारे पास कैसा है, इक्विवेलेंट सेट है। अभी जिसकी बात मैं पिछली स्लाइड में कर रहा था वो भी देखना, यहाँ आ गया, हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। अभी क्या बात हो गई, अगर मेरे पास दो सेट है, ए और बी सेट है, ठीक है, ए सेट में 1 3 5 है और जो हमारा बी सेट है उसमें 2 4 6 है, ठीक है, तीन तीन एलिमेंट है दोनों में, क्या एलिमेंट सेम है, नहीं है। अगर एलिमेंट सेम होते तो मैं इस दोनों सेट्स को क्या बोलता, इक्वल सेट कहता, बट यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है बट द नंबर ऑफ एलिमेंट ये सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, याद रखना, अगर नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट और अगर एलिमेंट ही सेम है तो इक्वल सेट, ठीक है। इन नंबर ऑफ एलिमेंट को एक चीज और कहते हैं, कार्डिनलिटी, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा कार्डिनलिटी क्या होती है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट आर कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट, यू कैन से, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल मीन्स उसमें सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, सेट का जितना भी मटेरियल है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसको इकट्ठा कर लें, दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। सो अ सेट दैट कंटेन्स all sets in a given context is called universal set, simple. Let A and B two sets, if every element of A is an element of B then A is called subset। subset, अब देखो subset की जब बात हुई तब देखो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, A is a subset of B, है ना, कभी भी डिनोट करना है तो A is a subset of B ऐसा डिनोट किया जाएगा, कब, ठीक है, if all the element of A is an element of B। अभी ध्यान से देखो, ए कोई सा सेट है जिसमें क्या क्या है, 1 3 5 एंड 7, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और बी कैसा है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6 एंड 7। अभी यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो नंबर डिफरेंट है, क्या ये इक्वल सेट है, नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, उसमें एक एलिमेंट डिफरेंट है। इक्विवेलेंट सेट है, नहीं है, इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अलग है दोनों में, सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, यू कैन सी। अब बस हमें ये देखना है क्या सारे एलिमेंट ए के
बी सेट में है या नहीं। देखो 1 है, हाँ है, 3 है, 5 है, वो भी है, 7 है, 6 नहीं है। देखो 6 बी में है बट ए में नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच आर बिलोंग, देखो ए सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ डबल साइडेड एरो नहीं है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो एलिमेंट बी में भी है। ठीक है, बट क्या उल्टा है, वाइसा वर्सा है, x बिलोंग्स टू b, डज इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a ऑल्सो? ऐसा है क्या? अगर कोई एलिमेंट b में है और तो वो a में भी है? नहीं है, बिकॉज हम एक्सेप्शन देख चुके हैं 6। ठीक है, तो दिस डजेंट इम्प्लाइज, है ना, ये तो गलत हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं जो हमारा सेट a है, दिस इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी चीजें हैं a में वो b में भी होंगी। हूँ तो यू कैन सी दिस। ठीक है, अभी ये दिख रहा होगा ना, मैं जब बोल रहा था तब दिखा नहीं होगा। सो नाउ यू कैन सी जो भी एलिमेंट्स हमारे बी में है वो ए में नहीं है। नाउ यू कैन सी, है ना, ये सारी चीज़ें मैं बोलता जा रहा था, मैं लिख रहा था बट आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे कारण। सो अगर एलिमेंट ए में है और बी में भी है, और बी में है बट ए में ज़रूरी नहीं है कि वो हो, तो सेट जो है ए इज अ कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी। इज इट ओके? चलो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, हमने सेट डिस्कस कर लिया। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ बी। है जो अभी हमने डिस्कस करी वही सेम चीज है। सबसेट में समटाइम इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, पर प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक ए में अगर मैं बोलूँ कि 1 और 2 है, और बी में अगर मैं बोलूँ 1 और 2 सेम है ना, तो जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में है, इक्वली सेट हो गया ये। वैसे तो ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए कैन बी अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो, है ना। यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन भी लगाते हो यहाँ पे नीचे। ठीक है, अभी क्या है, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी है, तो हम वी कैन कॉल्ड इट एज सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की कब बात होती है, अगर 1 2 यहाँ पे ए में सेट है और बी में कंटेंट है 1 2 4 ऑल्सो, है ना। तो अभी क्या है, जो भी ए में है दैट बिलोंग्स टू बी, बट मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि ये इक्वल सेट है। सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। देख लो यहाँ पे 4 एलिमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट 4 है वो सेट बी में ज़्यादा है बट ए में नहीं है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सिंपल चीज़ें ये तो। द नल सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। ठीक है, तो ये कुछ कन्वेंशन मान लो, इसको याद कर लो, कैसे भी समझना है समझ लो, बट ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई भी सेट है ए जिसमें मैंने बना दिए 2 एलिमेंट, तो इसके मैं सबसेट कैसे लिख सकता हूँ, एक सेट बन जाएगा जिसमें एक एलिमेंट है 1। ठीक है, एक और सेट बना सकता हूँ मैं इसमें से सबसेट। सबसेट क्या होता है कि उसका एक एलिमेंट होना चाहिए उसमें, है ना, तो ये सबसेट हो गया। एक सेट बना सकता हूँ 1 और 2, है ना, क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखना कि दो सबसेट हमेशा रहेंगे किसी भी सेट के, दैट इज 5, जिसको मैंने बोला नल सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, और वो सेट खुद, है ना। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ए ही सेट लिख रखा है, बट ये भी क्या है, ए का सबसेट है। सो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट आप क्या बोलोगे, वो सेट खुद और भाई हमेशा किसी भी सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट थिंग है पावर सेट। पावर सेट को यू कैन सी, if S is any set then set of all subsets of S is called power set। देखो यहीं पे एग्जांपल लिखा हुआ है, सिंपल है कि अगर मेरे पास एक सेट है, देखो A था, उसके मैंने क्या बना दिया, उसमें एलिमेंट है 1 और 3। अब इसके मैं सबसेट्स बना सकता हूँ। सबसेट्स मान लीजिए मैं जो भी सबसेट्स हैं उनका भी एक सेट बना रहा हूँ। ठीक है, जो भी सबसेट्स हैं, मैं पहले सेट्स सबसेट्स लिखता हूँ। इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, 1 बन जाएगा एक, तो इसमें एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है 3, उससे एक सेट बन गया। एक सेट में बना सकता हूँ क्या, 1 और 3, दिस इज
नथिंग बट ए ओनली। एक और इसका सबसेट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जिसको हमने इम्प्रॉपर सबसेट्स बोले थे, ये सेट खुद और 5। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो दीज आर सबसेट्स। अगर मैं इन सबसेट्स का भी एक सेट बना दूं, बड़ा सेट बना दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखो, बड़ा सेट बना दिया। अब यहाँ पे जितने भी सबसेट्स थे उनका भी एक सेट बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ टी। चलो टी लिख दो, ठीक है। सो दिस टी विल बी कॉल्ड एज पावर सेट। ठीक है, पावर सेट बोलोगे आप इसको, क्या बोलोगे, पावर सेट बोलोगे। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमेशा पावर सेट जब भी रिप्रेजेंट करा जाता है तो पी लगा दो बाहर, पी ऑफ ए लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए। So this set is containing all the subsets of A. That's why I'll call it as power set. Simple है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, if A has n element then PA has 2 to the power n elements. पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, जस्ट सेकेंड रुको, मैं इसको इरेज कर दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power n। अगर कोई आपके पास सेट है A, उसकी कार्डिनलिटी बोल लो, चाहे बोल लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उसमें मैं बोल दूं कि कितने हैं, n है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 to the power n। यहाँ के एग्जांपल में देख सकते हो, हमारे पास जो एलिमेंट, जो हमारे पास सेट था A, उसमें कितने एलिमेंट थे, 1 और 3। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है वो है कितना है, 2 है। अब आप पावर सेट देख सकते हो, पावर सेट ऑफ ए जब मैंने बनाया तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, सेट था पहला सेट था मैंने लिखा था 1, दूसरा सेट लिखा था मैंने 3, फिर मैंने एक और पावर सेट बनाया था, सॉरी सबसेट बनाया था जिसको मैंने 1, 3 लिखा, फिर एक 5 तो था ही। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ देख सकते हो जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं 4, और यू कैन से 2 to the power n। n यहाँ पे कितना था, 2 था, तो इसको आप लिख सकते हो 2 to the power 2 यानी 4, है ना। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 to the power n, अगर जो सेट A है उसमें n एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेट phi is not a null set, it is a set containing one element phi। देखो मैंने पहले ही बदला था, अगर तुम्हें phi या null set डिनोट करना है तो phi बना लो, या ये सेट बना लो जिसके अंदर कुछ नहीं लिखना। अगर तुमने करली ब्रेसेस बना दिए और उसके अंदर phi लिख दिया तो ये करली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट हो गया ना, जो एलिमेंट क्या है, एक नल सेट है। तो करली ब्रेसेस अगर बने हुए हैं और उसके अंदर एक फाई बना हुआ है तो इसको कभी भी नल सेट मत बना देना ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ये कहीं पे तो देखा है, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था कि उन्होंने ये दिया हुआ था और बोला था कि मतलब ये नल सेट है कि नहीं है, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस थे, तो ये उसमें से एक ऑप्शन था और किसी बंदे ने ये टिक कर रखा था कि दिस इज अ नल सेट। तो दिस इज नॉट अ नल सेट, ये चीज़ याद रखना। नल सेट बनाना है तो या तो तुम फाई बनाओगे या तो करली ब्रेसेस बनाओगे, बीच में अगर तुमने फाई लिख दिया है दैट इज नॉट अ empty set or null set. Next thing is, whenever we have to show two subsets or two sets A and B are equal, show that A is a subset of B और B is a subset of A। अगर तुम्हें दिखाना है कि A और B आपके पास जो दो सेट हैं they are equal, तो क्या दिखा दोगे, A is a subset of B, B is a subset of A। और इसको अगर मैं दूसरी भाषा में कह दूं तो कैसे लिख दोगे कि if X belongs to A, डबल साइडेड एरो मतलब implies and implied by x belongs to b, है ना। अगर a में कोई एलिमेंट है तो b में भी होगा, तो a अगर सबसेट है b का तो b भी क्या होगा, सबसेट होगा a का। चलो मैं अभी कार्डिनलिटी की बात कर ही रहा था, कार्डिनलिटी और यू कैन से कार्डिनल नंबर। सो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ सेट A हैज m एलिमेंट्स, कोई एक सेट है जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं,
m एलिमेंट्स है ना, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो n अंडर ब्रैकेट a है ना। तो अगर इसमें m एलिमेंट्स हैं, सो m ये जो भी नंबर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलेंगे या कार्डिनलिटी भी बोल सकते हो आप, सेम चीज है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यू कैन सॉल्व इट बाय दिस वेन डायग्राम, ठीक है। सो इसको मार्क कर लो, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रहेगा यू कैन सॉल्व दिस बाय वेन डायग्राम, है ना। अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये सब आप सारी चीज़ें देख चुके हो, और जिसने अगर मेंटल एबिलिटी टेस्ट या किसी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करी है तो उसको ये चीज़ तो पता है कि हम वेन डायग्राम कैसे यूज़ करते हैं ना। तो वेन डायग्राम इज नथिंग, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी सेट का। यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हैं तो दिस रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट। यू मैंने आपको बताया यू रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, और कोई भी सेट ए है तो उसको हम जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी जब इसके क्वेश्चंस करोगे सिंपल हो जाएगा कि वेन डायग्राम को यूज कैसे करना होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑपरेशन समझ लो पहले, ऑपरेशंस देखते जाओगे वेन डायग्राम्स के थ्रू। मैं आपको सारे ऑपरेशंस बताऊंगा, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सब्सट्रैक्शन है, सारे डायग्राम्स हम वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे, सारे ऑपरेशंस। सो वेन डायग्राम भी कवर होता जाएगा और सारे ऑपरेशन कवर होते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हो पहला ऑपरेशन है, दैट इज यूनियन ऑफ अ सेट। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट है, मान लो ए सेट है और बी सेट है, आपके पास दो सेट है और उसका मैं यूनियन बोलूँ। यूनियन जब भी मैं बोलता हूँ तो यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आपको सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है, जब इकट्ठा हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं ना। तो अगर कोई सेट है ए और कोई दूसरा सेट है बी, अब इन सबको मैं इकट्ठा कर लूँ तो मैं इसको क्या बोलने लगूंगा, मैं बोलने लगूंगा यूनियन ऑफ ए बी, ठीक है। या आप इसको क्या बोल सकते हो, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, यानी सारे इकट्ठा कर लेना एलिमेंट और कुछ नहीं, है ना। तो सेट ए और बी एंड बोथ ए एंड बी, तो आपको कौन से एलिमेंट्स काउंट करने हैं, सारे एलिमेंट्स, है ना। मान लो ये एक सेट था ए, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, बी में सारे एलिमेंट्स हैं। सो ये जो वेन डायग्राम है दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, है ना। अभी इधर देख सकते हो जितना भी शेडेड रीजन है ए का और बी का, उसको आपने मर्ज कर रखा है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। यूनियन तो बहुत ही सिंपल है, आपको उठा के क्या करना है, सारे एलिमेंट्स इकट्ठा कर देना है ए और बी के। अगर तीन सेट है, मान लो भाई आपके पास सेट है ए है, बी है और सी भी है, ठीक है, तीन सेट हैं एक यूनिवर्सल सेट में। तो अगर मैं इन सबको शिफ्ट कर दूं तो ये क्या कहलाने लगेगा, ये क्या कहलाने लगेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तीनों सेट का यूनियन बना लिया आपने, सिंपल है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब देखो, इंटरसेक्शन शब्द से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर कोई एलिमेंट ए है कोई एलिमेंट बी है तो इनके बीच का कनेक्शन क्या है, और यू कैन से इंटरसेक्शन क्या है, और यू कैन से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखो क्या है, अगर मैं एक सेट बनाता हूँ उन बच्चों का जिसमें मैं लिख देता हूँ कि ऑल दोज हु लव क्रिकेट, ठीक है, और दूसरा सेट बना देता हूँ ऑल दोज हु लव्स फुटबॉल, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना जिनको क्रिकेट भी पसंद है फुटबॉल भी पसंद है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ए के बी में हो और बी के ए में भी हो, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में हैं उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। और इस वेन डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यूनियन जब भी बनाते हैं, ठीक है, यूनियन को रिप्रेजेंटेशन मैंने भूल गया था, ऐसे किया जाता है ना, रिप्रेजेंटेशन सिंपल है, ए एंड दिस यू काइंड ऑफ शेप इज कॉल्ड एज यूनियन, है ना। तो ए यूनियन बी, अभी आपको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक्स सच दैट, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ रोस्टर और सेट बिल्डर, ये तुम्हें बताना पड़ेगा ना, दिस इज सेट बिल्डर, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। इसका मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हैं जो बी में भी हैं। अभी जब अपन इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो देखो उल्टा हो गया, साइन जस्ट उल्टा हो गया ना। यूनियन के लिए आप ऐसा बना रहे थे, इंटरसेक्शन के लिए आप ऐसा बना रहे हो। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अभी देखो यहाँ कंडीशन बदल गई, वहाँ और लिखा था यहाँ एंड लिखा है। एंड मतलब क्या हो गया, दोनों में होना ही चाहिए। अगर एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, या सिर्फ बी में है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो भी एलिमेंट है वो दोनों में होना चाहिए, तभी मैं काउंट करूंगा उसको, ठीक है। So this was
intersection of A and B. Moving on to the next is if A intersection B is 5, अगर कोई दो सेट है, एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में तुम देख लो, ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक है, दो सेट हो गए आपके पास। अब सेट A में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट B में कुछ एलिमेंट होंगे, पर इनके कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। इनके बीच का इंटरसेक्शन कैसा है, 5 है, 5 बोल लो, या इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, ठीक है। 0 एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में है, तो इसको आप क्या बोलते हो, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। अब ये जो A है और ये जो B है वो कैसा कहलाएगा, वो क्या कौन से सेट कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट इज लेट U universal set of A be such that A is a subset of universal set, ठीक है। तो A कोई सा सेट है that is a proper subset of U, देखो this is a sign of proper subset, और जब भी सबसेट लिखते हैं सिंपल तो ये साइन भी लगाते हैं, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनियन। देन कॉम्प्लीमेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जिसको हमें काम में लाना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू U इज डिनोटेड बाय A डैश, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A डैश बना लोगे या A के ऊपर ये छोटू सा C बना दोगे, ठीक है। और क्या कर सकते हो, A के ऊपर ये बार बना सकते हो। तो तीन रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होता क्या है, U माइनस A, जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर तुम A हटा दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखो ये यूनिवर्सल सेट था, इसमें से तुमने देखो अनशेडेड रीजन कौन सा है, ये A वाला अनशेडेड रीजन है, इसको हटा दिया तो ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ शेडेड रीजन है, इसको आप क्या बोल सकते हो, A कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप, A कॉम्प्लीमेंट। इसको रिप्रेजेंट ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। सो ये तो आपके रिप्रेजेंटेशन के टाइप हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट रहेंगे, जो ए में नहीं है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ ए बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो बहुत बहुत छोटी सी चीज है, बट यहाँ पे गलती हो जाती है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये तो हम सब जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कि 4 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस 4, सिंपल है। एक आंसर 1 आएगा, एक का आंसर -1 आएगा, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब अलग होता है, b माइनस ए का मतलब अलग होता है। अब ध्यान से समझ लो a माइनस बी क्या होता है। अगर कोई सा सेट है a और b सेट था, ठीक है, इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, ठीक है, कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है। देख लो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ना जो कॉमन है ए और बी में। अगर मैं लिख दूं ए में से मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करना है, बी, ए माइनस बी, और इसको कह लो तुम ए सब्सट्रैक्टेड बी, ठीक है। तो अब ए में से मुझे वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो भी बी में थे। तो मान लो ये अगर इंटरसेक्शन था तो मैंने इसको हटा दिया। अब जो भी बचा ए में से, अगर मैंने जो भी बचा, दैट मीन्स ए माइनस बी, उसको क्या बोलूँगा, ए माइनस बी, और तुम क्या बोल सकते हो, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी और डिफरेंस ऑफ ए बी, यू कैन से, ठीक है। तो ए माइनस बी लिखूंगा तो उसमें सारे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है बट बी में नहीं है, ठीक है। तो दिस शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट ए माइनस बी। अब इसी का उल्टा कर दो, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी सेट में से तुम्हें वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो कि बी में थे, ठीक है, ए में थे, सॉरी। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये जो बी सेट था उसमें से तुमने कौन से एलिमेंट हटा दिए, ए वाले सारे एलिमेंट हटा दिए, तो दिस विल बी कॉल्ड एज बी माइनस ए, ठीक है। इन दोनों चीज में थोड़ा सा डिफरेंस रखना। सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंस, ठीक है। सिंपल डिफरेंस जो होता है ए माइनस बी, दैट इज डिफरेंट, और सिमेट्रिक डिफरेंस अलग होता है। देखो वेन डायग्राम से बहुत ईजी होता है इसी चीज़ें समझना। देखो यहाँ पे क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है, यहाँ पे क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है बट ए में नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस में तुम देख सकते हो शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। हमने एक्सक्लूड क्या कर दिया है, जो इंटरसेक्शन है। अगर कोई दो सेट है आपके पास, दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट में से आप क्या गायब कर दे रहे हो, आप ये इंटरसेक्शन गायब कर दे रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको लिखा कैसे जाता है, ए, और ये आपको ट्राइंगल जैसा कुछ बनाना है, दिस सिंबल, इसको आप क्या बोलोगे, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। देखो अभी क्या कर रहा है,
ये शेडेड रीजन उठाया और ये शेडेड रीजन उठा के आपने बी वाला, इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इनका यूनियन निकाल लिया। यूनियन में क्या होता है, आप कंबाइन ही कर रहे होते हो ना। तो अगर आप इसको कंबाइन कर लो, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए को कंबाइन कर लो, तो ये जो एलिमेंट्स आए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, डिफरेंस इज समथिंग एल्स, सिमेट्रिक डिफरेंस इज समथिंग एल्स। सिमेट्रिक डिफरेंस पे जनरली क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, डिफरेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉज ऑफ एल्जेब्रा। लॉज ऑफ एल्जेब्रा में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट मैंने लॉज लिख रखे हैं, अलग अलग डिस्कस करते हैं वैसे तो, बट एक साथ मैंने सारे लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बोलोगे तो मैं ये स्लाइड्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, चलिए उस पर मैं ये सारी स्लाइड्स दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप ये सारे नोट्स ले सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या है, हमारे लॉज ऑफ सेट्स हैं, इनको मैंने सारे एक साथ लिख दिए हैं, आप इजीली इनको सबको देखो, और बहुत सिंपल है समझने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ, सिंपल है, ए यूनियन ए इज कॉल्ड इज इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए। अगर कोई ए है, इसका तुमने यूनियन ले लिया विथ अलॉन्ग विथ सेट इटसेल्फ ए, तो वो कितना रहेगा, ए के बराबर ही रहेगा ना। अभी देखो 1, 2, अगर मैं दूसरा सेट ए लिखूं तो क्या इसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, नहीं, ये एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे ना। अब इसका आप क्या कर लो, यूनियन कर लो, तो यूनियन में ए यूनियन ए, अब इसमें कौन कौन से सेट आएंगे भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 तो आ गए, यहाँ पे भी 1 2 है, यही तो सेट होंगे, है ना। तो ए यूनियन ए में कौन से सारे सेट हो गए, ए हो गए। अब इसका इंटरसेक्शन देख लो, इंटरसेक्शन मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में है, तो 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है ना, तो इंटरसेक्शन भी है, तो सिंपल है। सेट का यूनियन अगर खुद के साथ लेते हो तो भी वो बराबर होगा, सेट का इंटरसेक्शन लेते हो तो भी वो बराबर होगा, सिंपल। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ डिफरेंट है, ए यूनियन 5, एक सेट है जिसमें भैया एलिमेंट हैं 2, अपन सेम सेट लेके चलेंगे, है ना, सिंपल है, समझना सिंपल हो जाता है और कुछ नहीं। सेट तो आप 1000 बना लो, और दूसरा सेट है 5। अब भैया अगर इसका यूनियन लोगे, ए यूनियन 5, तो ए के अंदर कौन कौन से सेट है, 1 है, एलिमेंट्स है 1 है 2 है, 5 के अंदर कोई एलिमेंट है क्या, नहीं, है ना, 5 इज अ नल सेट। नल सेट में कोई एलिमेंट होता है, नहीं होता, तो ये क्या हो गया 1 और 2, जो कि वापस किसके बराबर आ गया, ए। तो ए यूनियन 5 इज इक्वल्स टू ए। अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना होगा विथ यूनिवर्सल, ए की यूनिवर्सल सेट बना दिया, चलो यूनिवर्सल सेट बन गया, इसके अंदर एक सेट है ए, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, यही तो होगा ना, इनमें कॉमन क्या चीज़ है, ए ही तो कॉमन है। तो ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ। इनको अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे, याद रखना, ये चीज़ें अपन डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, समझते जाओ बस। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब अपन समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप देख चुके हो अपने छोटे क्लासेस में, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो 4+5 अगर ऐसा मैं लिख दूं, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिस्ट्रीब्यूट ओवर दीज 2 एलिमेंट्स, जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है उस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 × 4 प्लस 3 × 5, सिंपल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था। अभी इसी को अप्लाई कर देना हमें सेट पे, ठीक है। ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, देखो ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या करना है, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, ए यूनियन बी पहले लिखोगे, ठीक है, पहले सेट पे तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर क्या करना है, दूसरे सेट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट साइन कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन का आ जाएगा, ठीक है, किसका आएगा, इंटरसेक्शन। अब जो यूनियन था उसको डिस्ट्रीब्यूट काय पे कर दोगे, सी पे दूसरे, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी इसी को उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख दो। अभी के इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे सबसे पहले बी पे, तो कैसा लिख दोगे, ए इंटरसेक्शन बी पहला बना लिया, आप किस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सी पे, तो ए इंटरसेक्शन सी, और इसका क्या लेना था तुमको, यूनियन लेना था। देखो कोई नई चीज़ें नहीं है, ठीक है, पहले आप नंबर्स के साथ खेल रहे थे, अब आपको सेट्स के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया, हो गया, सिंपल है। अब देखो, अब जितने भी लॉज हैं उनमें ये कुछ सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। डी मॉर्गन लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव लॉ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ हैं। ये जो 6 लॉज हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है भाई, ए यूनियन बी, इसका आपको क्या लेना है, ए यूनियन बी, इसका आपको क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ याद रखो। याद कैसे कर सकते हो, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो तुम्हें क्या कर देना है, साइन चेंज करना है और ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। इसको तुम प्रूव कर सकते हो। प्रूफ कैसे कर सकते हो, तुम प्रूफ वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, और तुम क्या कर सकते हो भैया, सेट बना लो। सेट बना लोगे, सेट से भी तुम प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करना सिंपल है, बट इसको डायरेक्टली याद कर लो, सिंपल रहेगा, है ना। हम प्रूफ यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूफ कहीं नहीं आने वाला, तुम्हें लॉज याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन। अगर तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन है, चलो इसको हटाओ यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी है और इसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देख लो, दोनों याद करने के लिए बहुत ईजी हैं। क्या करना होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर है, साइन चेंज कर दो, सिंपल रखना है ना। यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन था तो यूनियन हो गया। अभी तुम्हें सिंपल दिख गया होगा यहाँ पे, है ना, तो याद करना भी सिंपल है। नेक्स्ट थर्ड है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हो गया, ए डिफरेंस निकाल रहे हो तुम, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है, ये सिंपल डिफरेंस है। तो दिस विल बी ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह तुमने यहाँ पे किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दिस माइनस साइन को। ठीक है, अभी जस्ट देखो, इसमें साइन इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फोर्थ वन डी मॉर्गन्स में, इसमें देखो ए माइनस बी हो गया, माइनस को तुमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो दोनों से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए माइनस सी हो गया। अब साइन कैसा था, साइन चेंज करना था, पहले इंटरसेक्शन था तो यूनियन बनाया, और अब यूनियन है तो क्या बनाना है, इंटरसेक्शन बनाना है। लो सिंपल, याद करना है, कितना सिंपल हो गया ये तो, है ना। तुम्हें क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ठीक है, ये हमारे हो गए डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएटिव लॉ तुम बचपन से नंबर्स के साथ पढ़ते हुए आ रहे हो कि 2 + 3 + 4 है। ठीक है, अगर ब्रैकेट्स में 3 4 है, तुम ब्रैकेट्स चेंज कर दो तो क्या चेंजेस आते थे, एडिशन में तो नहीं आते थे, है ना। हमने ये चीज़ तो देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेट्स में देखना है कि एसोसिएटिव लॉ अगर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको बस ये चेक करना है। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ में फर्स्ट जो है, फर्स्ट वन है फिफ्थ का, वो आप देख सकते हो, ए यूनियन बी है और इसका यूनियन अगर सी के साथ लेना है मुझे, तो आप इसमें ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो, ए यूनियन अलॉन्ग विथ बी यूनियन सी, है ना। तो बी यूनियन सी का यूनियन किसके साथ ले लिया, ए के साथ ले लिया। और नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव में इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है भैया, ए इंटरसेक्शन बी है और उसका इंटरसेक्शन सी है, तो क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख सकते हो। एसोसिएटिव लॉ हो गया, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट चीज़ है कम्यूटेटिव। ये तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता हो तो अच्छी बात है। कम्यूटेटिव में तुम देख लो भैया, ए यूनियन बी है, तो ये क्या बन जाएगा, बी यूनियन ए रहेगा। ठीक है, बराबर ही रहेगा भैया, ए यूनियन बी। अगर कोई सेट ए है, बी है, उसको जोड़ दिए तो वो बी प्लस ए के बराबर रहेगा ना, सिंपल है। यूनियन को तुम प्लस से समझ सकते हो, जैसा एडिशन होता है वैसे यूनियन होता है। अभी इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट ए और बी में कॉमन है वही बी और ए में भी तो कॉमन रहेगा, बात ही तो उल्टी कर रहे हो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी सही है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को तुमने कैसे डिफाइन किया था भैया, ए माइनस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज रिटन एज ए माइनस बी, फिर क्या लिखा था तुमने, यूनियन ऑफ बी माइनस ए। अभी अगर मैं इसको पलट के लिख दूं भैया, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए, तो इसको कैसे लिख लोगे यार, बी माइनस ए यूनियन ऑफ ए माइनस बी, ऐसे ही लिखोगे ना। और यूनियन में तो तुमने देखा है, यूनियन में ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता ही है, तो तुम आगे पीछे तो यूनियन कर ही सकते हो ना। तो ये दोनों चीज़ें कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए। ठीक है, सो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। आगे चलेंगे अगर हम इसी चैप्टर में, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पक्के से, क्योंकि अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए।
देखो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिए हैं। कुछ हमारे पास लॉस थे, हमने लॉस पिछले स्लाइड में देख लिए हैं, ठीक है। और जो ऑपरेशंस ऑफ सेट हैं उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। तो जो पहला है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। इसको तुम कैसे दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो वो भी तुम देख लो। अगर a माइनस बी लिखा है दैट मीन्स द डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं ना, डिफरेंस ऑफ a एंड b। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको देखो वेन डायग्राम से समझ लो। ऐसा नहीं है कि मैं प्रूफ नहीं कर सकता, यहाँ पे प्रूफ दिखाने चलूंगा तो सबके प्रूफ दिखाते दिखाते 3-4 लेक्चर्स निकल जाएंगे, बट आपको डायरेक्टली यूज कर लो ना, इनको क्या दिक्कत है। और अगर तुम्हें समझना है तो तुम सबसे सिंपल होता है वेन डायग्राम से समझो। अगर वेन डायग्राम तुम बनाए हो, भैया तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है और कोई दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इसमें a माइनस बी क्या होगा, मैंने वेन डायग्राम से दिखाया था, यही तो होगा भैया, यही तो होगा कि नहीं होगा, यही तो आपके पास सेट होगा a माइनस बी, ये हो गया आपके पास a माइनस बी। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट अपन कोशिश करते हैं ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, a b। अब b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, b में जो भी चीज़ें हैं वो हटा देनी हमें। तो b में जो भी चीज़ें मैं हटा दूं अगर, तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, b को इरेज कर देते हैं अपन, है ना। b को जब अपन इरेज करने चले तो भैया ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था जो कि b में था, है ना, b में था, उसको भी तो हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, उसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी जब तुम हटा दोगे, मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड रुको, मैंने हटा दिया, तो क्या बचा तुम्हारे पास, ए सेट बचा जिसमें से तुमने सारी चीज़ें हटा दी जो भी बी में था। तो ये क्या बन गया, सेम सेट नहीं बन गया क्या, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलो इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, बस इसको मैं रीड आउट करते चलता हूँ और तुम देखते चलो। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हो, a लिख सकते हो, कब लिख सकते हो, जब a इंटरसेक्शन b कैसा हो, फाई हो। इसका मतलब क्या हो गया भैया, तुम्हारे पास दो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट मतलब उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन कैसा है, फाई है। तो ए और बी में अगर कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, और अगर मैं बोल दूं a माइनस बी, ए में से क्या हटाना है, b हटाना है, तो भैया तुमने ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो क्या बचा, a ही तो बचा। तो अगर कोई दो डिसजॉइंट सेट है तो उसमें क्या, अगर a माइनस बी फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू a। अगर b माइनस ए फाइंड आउट करना होता तो दैट वुड बी इक्वल टू b, सिंपल है। a माइनस बी यूनियन b विल बी a यूनियन b। अभी भैया b को वापस इकट्ठा कर लिए ना तुम, जब a माइनस बी किए तो भैया ये सेट थे दो, a और b, डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल ले लो तुम। तो a माइनस बी में बचा था a, और अगर इसी का यूनियन b के साथ ले लिया तो a और यूनियन b नहीं हो जाएगा क्या, सिंपल है। a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5। अब जब b सब हटा ही दिए हो तो इंटरसेक्शन क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इज a इज अ सबसेट ऑफ b, b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a। याद रखना, अगर कोई दो सेट हैं a और b, उसमें कैसा है, उसमें आपको ऐसा दिया गया है कि a जो है वो सबसेट है, कैसा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है क्या, नहीं, प्रॉपर सबसेट का तो साइन हमने दूसरा देखा था ना, ठीक है। तो a अगर सबसेट है b का, तो b कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, a कॉम्प्लीमेंट का। सिंपल चीज़ याद रखना। ये सारे देखो रिजल्ट्स हैं, अब इसके प्रूफ के पीछे भगोगे परेशान होगे और कुछ नहीं। तो ये सारे जो भी रिजल्ट्स हैं इनको तुम बस एक नज़र से देखते चले जाओ, और ये सारे यूज़ करने हैं तुम्हें, ये याद रखो। a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a इज इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a यूनियन b, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन 110% आएंगे, पिछले पीजीटी में भी आया ही आया था। मैं जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इस पे मैं बात कर लेता हूँ, इस पे अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है तो इस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी, और कार्डिनलिटी समझ लो कि एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी ए यूनियन बी में रहेंगे वो कितने रहेंगे, याद रखना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। अब भैया माइनस क्यों कर दिया इंटरसेक्शन, तो याद रखो ये चीज़ हमने पूरी पूरी माइनस नहीं करी है। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, समझो ए बी सी डी है, ये मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है। दूसरा सेट है मेरे पास बी सेट में मेरे पास है ए ई बी एफ। कितने हो गए? 4 एलिमेंट यहाँ हैं, 4 एलिमेंट यहाँ हैं। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? क्या वो 8 होंगे? नहीं, ठीक है। 4 यहाँ 4 यहाँ, तो तुम बोले ए प्लस बी कर दो भैया। यूनियन तो क्या होता है? यूनियन एडिशन काइंड ऑफ थिंग होती है। तो ए प्लस बी 8 कर दोगे, 8 एलिमेंट आएंगे? नहीं। अब ध्यान से देखो एलिमेंट कितने आएंगे ए यूनियन बी में। चलो पहले हम सेट बना लेते हैं ए यूनियन बी, फिर एलिमेंट्स काउंट करते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए आएगा, देखो ए तो यहाँ भी है, बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा। देखो ये सारे एलिमेंट्स हो गए ए के। अब ए को दोबारा लिखोगे क्या? दोबारा तो नहीं लिखना क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। ई लिखोगे? हाँ, क्योंकि ई तो पहले था ही नहीं। बी लिखेंगे? नहीं, बी दोबारा से आ रहा है। एफ लिखेंगे? यस, क्योंकि एफ तो नया एलिमेंट। अब यहाँ यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6। तो एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए, 8 नहीं है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स दोबारा काउंट हो रहे थे उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके तुम्हें समझा देता हूँ। एन ऑफ ए था 4, एन ऑफ बी भी था 4, यानी एलिमेंट्स कितने हैं? 4 4 हैं। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे? जल्दी से बता दो। ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कितने होंगे? ए कॉमन है, बी कॉमन है। देखो 2 ही एलिमेंट हैं कॉमन, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ। तो एन ऑफ ए कितना है? 4 है। एन ऑफ बी भी कितना है? 4। इसको तुम प्लस करोगे और सब्सट्रैक्ट क्या करना है इसमें से? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी 2 माइनस करना है। तो 4 माइनस 2 2, और 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। तो एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? 6 होंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको तुम इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ये वाला तो आना ही आना है, मान लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर डिसजॉइंट सेट हैं ए और बी, तुम्हारे डिसजॉइंट सेट हैं, तो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी, है ना। क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो उसको जोड़ना, 2 बार से अलग हटाना कोई मतलब नहीं रखता है। और तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 5 हो गया। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो इसको 0 लिखोगे ना, तो 0 प्लस माइनस करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है। अब एन ऑफ ए माइनस बी कितना होगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से हम समझ चुके हैं किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को हटाना है, ठीक है। तो अगर दोबारा चाहो तो देख लो, जो भी सारे एलिमेंट हैं ए में, अगर कोई एलिमेंट था ए, सेट था ए और बी, अब ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? ये वाला पोर्शन होगा, है ना। ए माइनस बी क्या होगा? जो भी तुम्हारा ए था उसमें से तुम किस चीज़ को माइनस कर चुके हो? बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर चुके हो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, सेम है। अब इसमें से सारे एलिमेंट हटा दिए, तो वो सारे एलिमेंट बचेंगे माइनस जो ए में है बट बी में नहीं है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एन ऑफ ए माइनस बी, सिंपल है। अगर तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 11th, एन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस एन ऑफ बी एन ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस हमने देखा था। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन हटा ही देते हैं। अगर 2 सेट हैं ए और बी, तो हम ये इंटरसेक्शन काउंट ही नहीं करते। तो क्या हो गया? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। जब हम एक बार काउंट कर रहे थे तो हमने लिखा था माइनस
एन ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अभी तो हमें क्या करना है, हटा ही देना है, तो हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी आप ये लिख दोगे। नेक्स्ट इज 11th, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट 12th है, 3 सेट है। अगर तुम्हारे पास 3 सेट है तो ये फॉर्मूला है, सिंपल रखो। 3 सेट हैं अगर ए बी सी, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन इंटरसेक्शन ए बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से दिखा देता हूँ मैं। एक सेट है ए, एक सेट है बी और तीसरा सेट है सी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक एक बार इस इंटरसेक्शन को माइनस करना है। एक एक बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम ऐड कर रहे होगे तो इसको डबल काउंट कर रहे होगे, और ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है इसको तुम्हें क्या करना है, काउंट करना है। दिस विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, समझ गए, दिख गया कि नहीं? इसको दूसरे कलर से मैं डिनोट कर देता हूँ। ये जो है येलो पोर्शन है ना अभी, ठीक है, ये जो येलो पोर्शन है दिस विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन विद सी। नेक्स्ट थिंग, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसी बात होती है तो तुम्हें पता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर उल्टा लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसी में तुम कार्डिनलिटी की बात कर लो। अगर तुम्हें कार्डिनलिटी की बात करनी है, कार्डिनलिटी की बात कर लो, सेम है ना। तो एन ऑफ यूनियन माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। और अगर लिखा हुआ है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, सो इसके लिए ये फॉर्मूला है। सो ये क्या होगा, हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। इन सबको याद कर लो, याद नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, है ना। उसमें से भी देखो ये मोस्ट कॉमन है, ये जो नंबर वाले हैं, कार्डिनलिटी वाले हैं ना, कार्डिनलिटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्डिनलिटी पे बेस्ड हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है और आएगा ही, याद रखो। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो। ए और बी अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और यू कैन सी ए इंटू बी इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब जब ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, दो एलिमेंट्स लिखने होते हैं। दो एलिमेंट्स आप कैसे लिखोगे, एक एलिमेंट आप उठाओगे सेट ए में से, दूसरा एलिमेंट आप उठाओगे सेट बी में से। ठीक है, और उसको कॉमा के अंडर में लिखोगे। तो अगर ए कॉमा बी लिखा है, दिस मीन्स ए इज अ सेट ऑफ ए कैपिटल ए एंड बी इज अ सेट ऑफ कैपिटल बी। ठीक है, याद रखो ये चीज, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब इसके कुछ रूल्स हैं। जब भी आपको ए क्रॉस बी लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जहाँ पे ए किसको बिलोंग कर रहा होगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, सिंपल है। बी क्रॉस ए सेम रहेगा, देखो सेम नहीं रहेगा, वैसे सेम आप इक्वल नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कैसा हो गया, चेंज हो गया। बी क्रॉस ए में तुम देख सकते हो बी कॉमा ए लिखा हुआ है, ए कॉमा बी नहीं लिखा हुआ है ना। तो अगर ऑर्डर पेयर में ऑर्डर चेंज हो रहा है तो वो दूसरा हो गया है, वो चेंज हो गया है, वो इक्वल नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर रखो। ए क्रॉस ए कैसा होगा, ए क्रॉस बी अगर फाई है, फाई का मतलब क्या हो गया, आइदर ए और बी इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब जब एलिमेंट नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना सकते हो तुम, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं बन रहा है तो वो कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। Next, if n of a is p, n of b is q, then n of a cross b will be n of a, n of b, that is p into q। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे कार्डिनलिटी वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। कोई एक सेट है a, उसकी कार्डिनलिटी वो बोल रहे हैं n of a is p, या उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, p होंगे। कोई दूसरा सेट है b, उसके अंदर कितने सेट हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी q हैं। अगर मैं a क्रॉस b करूं या मैं ऑर्डर्ड पेयर बना दूं a और b का, तो उसके अंदर कितने फिर एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो कितने होंगे, n ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ b
दैट विल बी P into Q, है ना। जो भी दोनों की कार्डिनलिटी है या जो दोनों कार्डिनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी तुम्हें मिल जाएगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बाकी फिर उसके बाद तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन ऑफ A क्रॉस C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सेम विद द इंटरसेक्शन, सेम विद द डिफरेंस ऑल्सो, है ना। तो ये सारे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इसको तुम कह सकते हो दिस इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ C क्रॉस D। तो हाउ यू कैन राइट A क्रॉस C, सॉरी A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन C, है ना। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को लेके आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये इसमें मैं सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए, जो भी सब टॉपिक्स हैं सेट्स के अंदर, जो भी टॉपिक्स आते हैं हम वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद बस हमारा बचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से करेंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारे सेट्स पे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, है ना। सेट्स के मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक बाय मिस्टेक मुझसे मिस हो जाता है, मिस हो गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको शेयर ज़रूर करें जिससे कि मैं वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँ, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े, वो भी प्रैक्टिस, अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मैं भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा जिसमें हम तैयारी करते रहेंगे। ये 50 वीडियोस तो डेफिनेटली आने ही वाली हैं। 50 डेज़ का जो हमारा कोर्स प्लान है वो तो मैं कंप्लीट करूँगा। साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चाहते हैं कि मैं आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस दूं या कुछ हम डिस्कस करें मैथमेटिक्स पे, तो आप प्लीज़ उसको भी कमेंट में लिख के बताइए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।